नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन वीडियो होगा। ये 13 अक्टूबर है आज और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। देखिए, पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया इससे पहले आर्टिकल डिस्कशन का, उसमें मुझे एक कहानी बताना था जो मैं बताना भूल गया आपके लिए। चाणक्य की कहानी बताना था, वो मैं बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और वो किससे संबंधित है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है वो, और ज़रूरी है। आपको अगर आर्टिकल वगैरह पूछा जाता है तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसका। क्या था कि देखिए, सिकंदर का आक्रमण हो रहा था भारत में, और उस समय आचार्य चाणक्य जो है वो प्रोफेसर थे। कहाँ पर? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वर्तमान के पाकिस्तान के पेशावर के समीप में है, वहाँ पर वो प्रोफेसर थे। तो वो चिंताग्रस्त हो गए और आए कहाँ पर? तो उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य के दरबार में आए, और वहाँ पर उन्होंने धनानंद को बोला कि देखो, भारत पर आक्रमण हो रहा है और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इसको रोको। लेकिन धनानंद था, वो माना नहीं और उसने मना कर दिया और अपमानित भी किया आचार्य चाणक्य को। तो आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा खोला और प्रण लिया था कि मैं मगध साम्राज्य को, धनानंद के साम्राज्य को मिटा दूंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन आपने इन सब में एक चीज़ गौर किया होगा कि चाणक्य खड़े कहाँ पर हैं? तो मगध साम्राज्य जो था धनानंद के दरबार में खड़े हैं वो। ओके, धनानंद के दरबार में खड़ा होकर क्या उसको दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा साम्राज्य मिटा दूंगा, तुम्हारे पूरे वंश को मिटा दूंगा। और उसके बाद भी वो वहाँ से जीवित जाते हैं और एक राजा के दरबार से, जिस राजा के इतिहास में गाली गलौज की गई है, मतलब उसको अच्छा नहीं माना गया है, वो उसका सहिष्णु नहीं था, क्रूर शासक था वगैरह वगैरह। ये मैंने कहानी आपको इसलिए बताई थी कि उस समय में भी जब भारत में क्रूर से क्रूर शासक भी हुए एंशिएंट हिस्ट्री में, तो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। इतना कुछ कहकर चाणक्य वहाँ से वापस चले गए थे जीवित। जबकि कोई और राजा होता जिसको ऐसे धमकाए कोई भी सामान्य सा इंसान, तो उसको फांसी पर चढ़ा देता। लेकिन उस समय का दरबार ऐसा था और उस समय के राजा इतने सहनशील थे कि वो वहाँ से आराम से जा सके थे। तो पिछला जो मैंने आपको प्रेस की स्वतंत्रता पढ़ाया है आर्टिकल, उसमें आप इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। जहाँ भी आपको अगर निबंध वगैरह पूछा जाता है तो वहाँ पर इस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं। देखते हैं आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि भारत हमेशा से किसको मान्यता देता आया है? तो भारत हमेशा से मान्यता देता आया है सॉवरेन पैलेस्टीन स्टेट को, यानी कि जो फिलिस्तीन है वो सॉवरेन संप्रभु फिलिस्तीन स्टेट को भारत मान्यता देता आया है आज तक, और आज भी मान्यता देता है। तो भारत ने बोला है कि हम सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट जो है उसको मान्यता देते हैं और युद्ध नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक दोनों को वार्तालाप करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही भयानक स्तर पर युद्ध चल रहा है। गाजा पट्टी को समूल मिटा देना चाहता है इजराइल। तो इस स्तर का युद्ध चल रहा है। उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया था, उसका कारण क्या है और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। मूल रूप से जो आज हमें न्यूज़ डिस्कस करना है, उसमें सबसे पहला न्यूज़ आपका यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से? तो नीचे देखिए, आइए, यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 125 कंट्री इन हंगर इंडेक्स। जो हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें कितना रैंक है भारत का? तो भारत का 111वां रैंक है 125 देशों में। ये बहुत ही बुरी कंडीशन हो गया। इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज़ इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 विथ इट प्रोग्रेस अगेंस्ट हंगर नियरली हॉल्टेड सिंस 2015। उसने बोला गया है रिपोर्ट में कि हमारा जो हंगर को लेकर प्रोग्रेस है वो लगभग में रुका हुआ है 2015 से, और हम कुछ खास उसमें प्रोन्नति नहीं कर पा रहे हैं। 111वां रैंक है हमारा 125 देशों में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि नीचे से हम टॉप कर हंगर के मामले में। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो भारत है उसका स्कोर कितना है? तो 28.7 है हमारा स्कोर, 28.7 है। और जहाँ पर जीरो जो एक स्कोर होता है उसका तात्पर्य होता है कि हंगर नहीं है उस देश में, और जो आपका जितना नंबर बढ़ता जाएगा उसका तात्पर्य क्या होता है कि उस देश में उतना ही ज़्यादा हंगर है। तो 100 पॉइंट्स पर है, वेयर जीरो इज़ द बेस्ट स्कोर होता है और 100 इज़ द वर्स्ट होता है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और भारत को बताया गया है सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। किस में रखा गया हमें? तो सीरियस में रखा गया है। हंगर के मामले में हम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देश हैं। तो हंगर इंडेक्स क्या होता है, किस तरह से इसमें रैंकिंग की जाती है, इन सभी चीज़ों को डिटेल में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि यहाँ से पीटी मेंस में तो पूछा ही जाता है। और इसके अलावा जब भी आप सवाल को आंसर में लिखेंगे तो वहाँ पर भी आप इसका भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सामान्य दृष्टिकोण में भूखमरी या हंगर भोजन की कमी से होने वाली परेशानी को संदर्भित करता है। क्या करता है? तो भोजन की कमी से जो परेशानी होती है उसी को संदर्भित करता है सामान्य तौर पर ये। हालांकि जीएचआई महज इसी आधार पर भूखमरी का मापन नहीं करता है, बल्कि यह भूखमरी के बहुआयामी प्रकृति पर ही विचार करता है। जीएचआई का कौन कौन से फैक्टर होते हैं ये ध्यान में रखने योग्य होता है। पहला होता है अल्प पोषण। ओके,
जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त होता है, यानी कि जितना उसको कैलोरी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो किस में आता है, तो वो अल्प पोषण के तहत आता है। ओके, जीएचआई का स्कोर 1/3 भाग का निर्माण करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 1/3 किससे मार्क्स मिलते हैं आपको, तो आपको वो मिलते हैं अल्प पोषण के तहत मिलते हैं, कि आपने उसमें कितना अच्छा काम किया है और कितना अच्छा काम नहीं किया, इसके तहत मिलते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग, ये आपको पता होना चाहिए, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग का मतलब होता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का वह हिस्सा जिसका कद उसकी आयु के अनुरूप नहीं है, स्टंटिंग कहलाता है उसको। जैसे मान लीजिए 5 साल का बच्चा हो गया, 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसका आयु तो है लेकिन उसके हिसाब से उसकी ऊंचाई नहीं है, हाइट नहीं है, तो वो किस में आएगा, तो वो आ जाएगा आपका स्टंटिंग में। ये 1/6 भाग होता है स्कोर का। चाइल्ड वेस्टिंग का तात्पर्य होता है जिनका वजन उनके कद के अनुरूप नहीं है, कद तो है लेकिन वजन नहीं है उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दुबलापन है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका वेस्टिंग। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिएगा, इसको ऐसे ही लिखना होता है आपको एग्जामिनेशन में। ओके, जैसे कैसे लिखेंगे आप, मान लीजिए लिखेंगे जीएचआई और उसके फैक्टर लिखेंगे, इधर लिखेंगे चाइल्ड स्टंटिंग, इधर लिखेंगे चाइल्ड वेस्टिंग, CW लिख सकते हैं चाइल्ड वेस्टिंग को, इधर लिख सकते हैं कि भाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की कितनी ज़्यादा मृत्यु होती है उसके संबंध में। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु का शिकार हो जाने वाले बच्चों का हिस्सा जो अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक मिश्रण को प्रकट करता है, वो क्या कहलाते हैं, बाल मृत्यु दर में आते हैं। 1/3 भाग का निर्माण करता है ये, यानी कि 1/3 और 1/3 भाग कौन कौन से हो गए, एक आपका हो गया अल्प पोषण और एक आपका हो गया कौन सा, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है वो दर भी किस में आता है, तो वो आपका इसी में आता है। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुल स्कोर को 100 पॉइंट के स्केल पर रखा जाता है। कम स्कोर बेहतर प्रदर्शन को परिलक्षित करता है। अगर आपका 0 नंबर आया है यानी आपके यहाँ क्या है, हंगर नहीं है, भूखमरी नहीं है। भूखमरी की कंडीशन गरीबी से भी बदतर होती है। गरीबी एक बार को चल भी जाता है, भूखमरी का तात्पर्य होता है कि उसको निश्चित रूप से भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो गरीबी से भी नीचे का स्तर हो गया भूखमरी। और इसमें हम क्यों मात खा जाते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जिन देशों की जनसंख्या कम होती है वहाँ पर अगर आंकड़े आते भी हैं तो कम होते हैं। हमारे देश में हम बहुत सारे सुधार भी लागू करते हैं, फिर भी ये आंकड़े कम नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं ये सरकार की जो 5वीं बड़ी इकोनॉमी का एक आपका झंडा है उसको भी नीचे करता है कि भाई 5वीं बड़ी इकोनॉमी का तात्पर्य ये भी होता है कि आपके देश में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्हीं से तो विकास होता है, बाकी तो सब ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट थोड़ी ना होता है। ग्रोथ, वृद्धि और विकास में मैंने अंतर समझाया था आपको। वृद्धि हो रही इकोनॉमी की, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारा ग्रोथ हो रहा है। तो ये सब किसके पैमाने होते हैं, तो ये सब डेवलपमेंट के पैमाने होता है। अगर आपका देश डेवलप कर रहा होता तो इन सभी चीज़ों में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते, लेकिन चूंकि हम डेवलप नहीं कर रहे, हम ग्रोथ कर रहे हैं, केवल अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो ये किस में आएगा, तो ये आएगा आपका ग्रोथ में। ओके, भारत सरकार ने जीएचआई 2022 की भी आलोचना की थी, 2023 की भी आलोचना कर देंगे वो लोग, उससे क्या है, लेकिन इसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए बाकी अगर जैसे IMF बोलती है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो दुनिया की सबसे तेज़ी से बहती इकोनॉमी है, तो आपने देखा होगा कि सरकारें झट से इसको अपना लेती हैं और सभी लोग ट्वीट करने लगते हैं कि IMF ने हमारे लिए ये बोला है। ठीक है भाई, तो वही विश्व की एक दूसरी संस्था जब आपको बोलती है कि भाई साहब ये आप इसमें आप पिछड़ रहे हो, तो वो क्यों नहीं मानते हम, उसको तो हम नकार देते हैं। देखिए कौन कौन सी योजना भारत सरकार चला रही। भारत सरकार कोई ऐसा बैठी हुई नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें चला रही हैं, तो पोषण अभियान, इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये माता और बच्चा दोनों के लिए है, मातृ वंदना योजना। फूड फोर्टिफिकेशन का तात्पर्य होता है जैसे चावल है, तो चावल में हम क्यों ना कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स मिला दें, जैसे विटामिन A का मिश्रण कर सकते हैं, विटामिन B का कर सकते हैं, या किसी भी और चीज़ का जैसे आयरन का मिश्रण कर सकते हैं, और इसको फिर हम बच्चों के मिड डे मील में शामिल कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो खाएंगे तो चावल ही, लेकिन उनको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। ओके, मिशन इंद्रधनुष है, इसी से जुड़ा हुआ। ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी इसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, तो भूखमरी से जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक एक और है जो आपके लिए है। कौन सा टॉपिक है वो, तो वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक है। ये है आपका कि जो भारत में इन्फ्लेशन है वो कम हो गया, थोड़ा सा रिटेल इन्फ्लेशन कम हो गया है। और देखिए 6.83% से कहाँ पर आ गया है, ये 5% पर आ गया है भारत में रिटेल इन्फ्लेशन। अब मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य होता है, मुद्रास्फीति का तात्पर्य होता है कि देश में कैश का फ्लो कितना है। देखिए जिस चीज़ का फ्लो जितना ज़्यादा होता है उस चीज़ की वैल्यू उतनी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए सभी के पास अगर 100 रुपये आ जाएंगे तो क्या होगा, 100 रुपये की डिवैल्यूएशन हो जाती है। 100 रुपये का सामान खरीदने का अगर रहेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, डिवैल्यूएशन हो जाएगी। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे आज जो आम मिल रहा है, मान लीजिए एक बार को इमेजिन कीजिए, आज जो सेब मिल रहा है वो मिल रहा है 100 रुपये पर केजी।
कल को ये मिलने लग जाए 200 रुपये पर केजी, तो क्या केवल सेब का उत्पादन कम हुआ है? हाँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप जो पैसा आज आपका 100 रुपये का काम कर रहा है, कल वो पैसा 50 रुपये का ही काम करे, तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे 100 रुपये की खर्च करने के लिए। यानी कि क्या है कि पैसे की भी वैल्यू कम हो गई, डिवैल्यूएशन हो गया। तो इसी को इन्फ्लेशन कह दिया जाता है, महंगाई को सामान्य अर्थों में। जब आप 100 रुपये लेकर पहले मार्केट जाते थे तो आप काफ़ी कुछ वहाँ पर ख़रीद के आ जाते थे, लेकिन आज आप अगर मार्केट जाते हैं तो 100 रुपये में आपको कम चीज़ें मिलती हैं। इसका तात्पर्य ये भी होता है कि पैसे का डिवैल्यूएशन हो गया। इसी को मुद्रास्फीति कह देते हैं अर्थशास्त्री। ओके, तो मुद्रास्फीति कम ज़्यादा होता रहता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करती है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक नीति बनाती है। मौद्रिक नीति बनाती है। मौद्रिक नीति के कौन कौन से टूल होते हैं, जैसे CRR होता है एक टूल, एक होता है SLR टूल, और इसी तरह से और क्या होता है, कौन सा होता है, बैंक रेट एक टूल होता है, एक होता है रेपो रेट टूल होता है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट होता है। जब जब इन चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि CRR को, SLR को, बैंक रेट को, रिवर्स रेपो को, इन सब को बढ़ाया जाता है, तो देश से क्या हो जाएगा, देश में कैश कम हो जाता है। कैश कम होने से क्या होगा, देश में कैश की मांग ज़्यादा होगी। कैश की मांग ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, कैश का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है धीरे धीरे। तो इससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है, महंगाई कम हो जाती है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मुद्रास्फीति पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मुद्रास्फीति अपने देश में कम हुआ है तो एक आइडिया आपको होना चाहिए था। अगले टॉपिक पर चलते हैं जो टी से संबंधित है, चाय से संबंधित। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा चाय का इंडस्ट्री है ना, वो थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है। और टी एसोसिएशन के रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आया है कि हमारे जो भारत में चाय की फैक्ट्री है, चाय का जो कारोबार है, इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो क्या कर रहा है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में रोज़गार प्रोवाइड करवाने में चाय के इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चाय इंडस्ट्री क्या काम करती है और किस प्रकार से हम काम करते हैं, ये सब कुछ आपको बताता हूँ मैं डिटेल में। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, 2022 के यूपीएससी पीटी में, 2022 यूपीएससी पीटी, उसमें पूछा गया था कॉफ़ी बोर्ड के बारे में। कॉफ़ी बोर्ड के बारे में पूछा गया था कि भाई कॉफ़ी बोर्ड कैसे क्या काम करती है, ये बताइए आप हमें। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई चाय अगर बोर्ड चर्चा में है तो वो कैसे क्या काम करती है और किस प्रकार से वो क्या करती है, डील करती है इन चीज़ों को, और चाय इंडस्ट्री का भारत में क्या योगदान है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, एक चीज़ और यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद चलते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईरान को जो हम एक्सपोर्ट करते थे चाय का, उसमें ड्रॉप आ गया कितना, तो 20% का ड्रॉप आया। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 20% का ड्रॉप आना। ईरान को हम बहुत बड़ी मात्रा में चाय एक्सपोर्ट करते। ईरान को सिर्फ चाय ही नहीं, ईरान को हम लोग गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ईरान से हम लोग क्या लेते हैं, तो ईरान से हम जब उस पर सैंक्शन नहीं लगाया हुआ था तब हम उससे तेल खरीदते थे बड़ी मात्रा में। ओके, और इसके अलावा वहाँ पर चाबहार पोर्ट है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान जाने के लिए हम एक दूसरा रास्ता बना रहे हैं, पाकिस्तान ना जाते हुए हम डायरेक्ट अफ़गानिस्तान पहुँच जाए, तो चाबहार पोर्ट भी वहाँ पर है, चाबहार। उसके अलावा क्या है, ईरान दुनिया में सबसे बड़ा केसर का उत्पादक है। केसर के लिए वहाँ पर करेवा मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, और ईरान को केसर का कैपिटल भी कहा जाता है। केसर सबसे ज़्यादा उपजता है कहाँ पर, तो ईरान में उपजता है। अपने देश में कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उपजता है। तो अब टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ईरान के बारे में तो सब कुछ आपको बता दिया है मैंने। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1881 ईस्वी में, आज़ादी से भी पहले 1881 लिखा हुआ है, कब स्थापित किया गया था, तो 1881 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। किसको, तो टी चाय, भारतीय चाय संघ को, टी एसोसिएशन को। भारत में चाय उत्पादकों का प्रमुख और सबसे पुराना संगठन है। इसने नीतियां बनाने, उद्योगों की वृद्धि विकास के लिए कार्रवाई शुरू करने की दिशा में एक बहुआयामी भूमिका निभाई है। किसने, तो भारतीय चाय संघ ने। भारतीय चाय संघ ने भारत में चाय को लेकर इतिहास में अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारे बंधुआ मजदूरों को कहाँ पर ले जाया जाता था, तो असम में ले जाते थे टी बागानों में काम करने के लिए। बिहार में भी टी का उत्पादन होता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, बिहार में कहाँ पर होता है, ये पिछली बार पूछा गया था। और बिहार में सरकार ने एक नीति भी बनाई है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को, सभी सरकारी कार्यालय में, ऑफिस में बिहार में उत्पादित टी का ही उपयोग किया जाएगा। ओके, भारतीय चाय उद्योग की स्थिति क्या है भाई, कैसा है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड, दुनिया में सेकंड पर स्थान पर है हम चाय के उत्पादन में। चीन पहले स्थान पर है चाय के उत्पादन में। चीन में ही चाय का जन्म हुआ था। कभी डिटेल में BBC हिंदी पर जाकर पढ़िएगा चाय का इतिहास, अगर वीडियो भी है उसका यूट्यूब पर। चीन से ब्रिटिश स्पाई एजेंट वहाँ पर गए, खुफिया जो जासूस होते हैं, और वो वहाँ से चाय को चुरा कर लाए थे भारत। वहाँ से चुरा कर लाना पर, क्योंकि चीनी लोग चाय को बहुत ज़्यादा संरक्षित करके रखते थे और किसी को वो देते नहीं थे उसका पेड़ पौधे या बीज। क्यों, क्योंकि उनको ये डर था कि ये चीन से बाहर चला जाएगा तो उनके हाथ में जो एकाधिकार था चाय को लेकर वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार को, ब्रिटिश सरकार को
क्या करना पड़ा, एक ऑपरेशन चलाना पड़ा चाय के बीज चोरी करने के लिए। तो ये स्टोरी बड़ा ही प्रचलित है, BBC हिंदी पर आप जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं वीडियो को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो खूनी संघर्ष तक हुए हैं चाय के लिए। भारत का उत्तरी भाग 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है। कहाँ पर, तो अपना उत्तरी भाग जो है, जैसे बिहार में हो गया कुछ हिस्सा, बाकी असम में, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा है, इन्हीं सब जगहों पर क्या होता है, चाय का उत्पादन होता है। दार्जिलिंग टी दुनिया का सबसे महंगा और सबसे फेमस टी होता है दार्जिलिंग टी। 25,000 रुपये का भी थोड़ा सा मात्रा में आपको मिलेगा, 2-2, 3-3 लाख रुपये किलो का मिलता है चाय का, मैं कह रहा हूँ। और तो इसी स्तर का होता है, और उसमें दूध नहीं डाला जाता, चीनी नहीं डाला जाता, डायरेक्ट गर्म पानी उबाल कर पिया जाता है ना, जिसमें अधिकांश उत्पादन असम में होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। असम घाटी और कछार असम के 2 चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन सा, असम की घाटी, ब्रह्मपुत्र की घाटी, और कछार असम में इलाका है, वो है आपका। ओके, पश्चिम बंगाल में डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग 3 प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कछार, डुआर्स और तराई, ये सब किसके उत्पादन से संबंधित हैं। तो ये किसके उत्पादन से संबंधित हैं ये सब जगह, तो ये चाय के उत्पादन से संबंधित है, टी के उत्पादन से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन के लगभग 17% उत्पादन करता है। देखिए अधिकांश तो अपने उत्तरी भाग में होता है, लेकिन दक्षिण भारत में भी केरल के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के कुछ इलाके हैं जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। चाय के उत्पादन के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है ढलान वाली ज़मीन, जिससे क्या हो, इसमें पानी ना अटके इनके जड़ों में। और दूसरा चाहिए होता है जिससे क्या हो, हवा का तेज़ी से प्रवाह हो यहाँ से यहाँ तक, ओके, जिससे क्या होता है, चाय की खेती संभव हो पाती है। और ये ज़मीन जहाँ पर भी उनको मिलती है वहीं पर चाय का उत्पादन होता है। इनको वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। ओके, भारत के दक्षिणी भाग में कहाँ कहाँ पर है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्य हैं। वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए भारत का कुल चाय उत्पादन 1283 मिलियन किलोग्राम का था। ओके, भारत दुनिया के शीर्ष चाय खपत करने वाले देश में से भी एक है, जहां देश में उत्पादित चाय का 80% घरेलू आबादी द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। देखिए हम उत्पादन तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन घरेलू आबादी को चाय का 3 बार का लत है, उसके कारण 80% हम खुद ही पी जाते हैं, 20% में से ही दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप खुद समझ जाइए कि इसीलिए चाय दुनिया में और कितना महंगा होता होगा, अगर भारत में इतना है तो आप समझ सकते हैं। भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17% उत्पादन करता है, जिसमें ये सब पढ़ दिया मैंने। अगला कौन सा है, अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत दुनिया के शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक है, जो कुल निर्यात का लगभग 10% निर्यात करता है। अगर दुनिया में 100 किलो निर्यात होता है चाय, तो उसमें से 10 किलो कहाँ से जाता है, तो 10 kg अपने भारत से जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। भारत दुनिया भर के 25 से अधिक देशों में चाय का निर्यात करता है। रूस, ईरान, UAE, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन जैसे देशों में हम भारत से चाय के बहुत बड़े आयात करते हैं। ओके, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 2021-22 के दौरान भारत का कुल चाय निर्यात मात्र 201 मिलियन किलोग्राम का था, क्योंकि हम सारा खुद ही पी गए। भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय काली चाय है, जो कुल निर्यात का लगभग 96% है। भारत के माध्यम से निर्यात की जाने वाली चाय के प्रकार कौन कौन से हैं, तो काली चाय, नियमित चाय, हरी चाय, हर्बल चाय, मसाला चाय और नींबू चाय जो होता है सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें से काली चाय, नियमित चाय और हरी चाय भारत से निर्यात की जाने वाली कुल चाय का लगभग 80%, 16% और 5% है। भारत का असम, दार्जिलिंग व नीलगिरी चाय को दुनिया में बेहतरीन चाय में से एक माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि दार्जिलिंग चाय के बारे में मैंने बताया था। एक नीलगिरी टी भी होती है, जो कहाँ पर उत्पादित होता है, नीलगिरी की पहाड़ी जो ट्राई जंक्शन पर है। किसके किसके ट्राई जंक्शन पर है, तो अगर आपने भारत का मैप देखा होगा तो यहाँ पर है, यहाँ पर कर्नाटक राज्य है, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है और यहाँ पर केरल राज्य है। इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर ये इलाका और यहीं पर ये उत्पादन होता है इसका। ओके, मजबूत भौगोलिक संकेतक, चाय प्रसंस्करण इकाइयों में भारी निवेश, निरंतर नवाचार संबंधित उत्पादन मिश्रण और रणनीतिक बाजार विस्तार के परिणाम स्वरूप भारतीय चाय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है दुनिया में। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कॉफ़ी की अगर आप बात करेंगे तो कॉफ़ी भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ियों में से एक आपका कुर्ग कॉफ़ी जो एक जीव होता है जो कॉफ़ी के बीज को खा लेता है, और वो जीव जब अपना वेस्ट निकालता है तो उसका कॉफ़ी बनाया जाता है। सही सुन रहे हैं आप, कुर्ग कॉफ़ी। कुर्ग कर्नाटक में बहुत खूबसूरत जगह है घूमने का। तो वो जीव की खासियत क्या होती है, वो जीव की खासियत ये होती है कि वो कॉफ़ी के गुच्छों में से, कॉफ़ी के फल के गुच्छों में से सबसे बेहतरीन कॉफ़ी वो खाता है और फिर उसको निकालता है। और वो जीव जब वेस्ट निकालता है तो उससे क्या होता है, सामान्य तौर पर उस जीव के गोबर में जो कॉफ़ी रहती है ना, उसी कॉफ़ी को चुनकर उसको रिफाइन करके पिया जाता है और दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी होती है, बहुत कॉस्टली होती है। कुर्ग की कॉफ़ी दुनिया भर में फेमस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भौगोलिक संकेतक GI टैग भी मिला हुआ है हमारे चाय को। चाय की शैंपेन के रूप में भी जाना जाता है दार्जिलिंग चाय को। शैंपेन तो आप लोग जानते ही होंगे, चाय की शैंपेन, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन टी होती है दार्जिलिंग टी। ओके,
वहाँ की मिट्टी ऐसी है। इसकी आकर्षक खुशबू के कारण दुनिया भर में पहला जीआई टैग उत्पाद यही था, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग चाय के दो अन्य प्रकार हैं, यानी कि ग्रीन और व्हाइट टी। सफ़ेद चाय भी जीआई टैग है। उद्योग का विनिमय, भारतीय चाय बोर्ड भारत में चाय उद्योग के विकास और संवर्धन का प्रभारी है। भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, कब की गई थी? 1953। 1954 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। ओके, दुनिया भर में चाय का एक प्रमुख उत्पादक बनाना है किसको? तो इसका दृष्टिकोण ही यही है। ओके, सदस्य इसके कौन कौन से होते हैं? बोर्ड का सदस्य, संसद सदस्य। बोर्ड का गठन संसद सदस्यों, चाय उत्पादक, चाय व्यापारी, दलालों, उपभोक्ता और इन सबको मिलकर किया जाता है। 31 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। बोर्ड को 3 साल पुनर्गठित किया जाता है। बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लेता है कि टी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, टी संघ अलग था, एसोसिएशन अलग था, ये टी बोर्ड है जो उसको विनियमित करता है। ओके, संघ अलग था, ये बोर्ड है। उसका स्थापना 1881 में किया गया था, इसका 1953 में किया गया है। 1954 से इसने काम करना शुरू किया। पिछली बार यूपीएससी ने पूछा था 2022 में कि ये बताओ कि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो सवाल पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। कोलकाता में स्थित है। दार्जिलिंग है तो दार्जिलिंग से बंगाल के कोलकाता में स्थित है, आप इसको ऐसे याद करके रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और विदेश में भी इसके कुछ कार्यालय है, जैसे दुबई में इसका कार्यालय है और मॉस्को में भी, रूस के मॉस्को में भी इसके कार्यालय है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट चाय इंडस्ट्री के बारे में बताना था। अगले टॉपिक पर हम लोग अगला टॉपिक है आपका आईआईपी राइज से संबंधित। आईआईपी क्या होता है? आईआईपी का मतलब होता है इंडस्ट्रियल, क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स को कहा जाता है आईआईपी। अब इसमें मतलब कि ग्रोथ हो रहा है 10.3% का ग्रोथ है, यानी कि पूरे 14 महीने का, 14 मंथ का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। कौन सा? तो आपका 10.3% का ग्रोथ है आईआईपी में। तब ये क्या होता है आईआईपी? देखिए, डेटा और आंकड़े तो बदलते रहते हैं, लेकिन आईआईपी क्या होता है ये आपको अगर नहीं पता होगा तब तो मैं आईआईपी करता रह जाऊँगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आईआईपी क्या होता है इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं और ये किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी के बारे में बताता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईआईपी एक संकेतक है जो निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। क्या करता है कि जो अपने देश में उद्योग धंधे चल रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका उत्पादन कितना बढ़ रहा है या उसका उत्पादन कम हो रहा है, इसकी माप जो कौन करता है? तो आईआईपी के माध्यम से की जाती है। कौन करता है उस पर बाद में आएंगे, अभी किस माध्यम से की जाती है? तो आईआईपी के माध्यम से की जाती है। ओके, इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएसओ के द्वारा, किसके कौन सा मंत्रालय? तो सांख्यिकी मंत्रालय जो अपने देश में है उसके तहत एनएसओ के द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। मासिक रूप से, मासिक रूप से के तात्पर्य होता है पर मंथ इसका होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्या पूछता है कि ये मासिक रूप से होता है, 6 महीने पर होता है, 3 महीने पर होता है या द्विवार्षिक होता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, मासिक रूप से प्रकाशित होता है। इसलिए इसके आंकड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसके आंकड़े तो हर मंथ बदल जाएंगे। इसका क्या है? तो ये प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आईआईपी आखिरकार होता क्या है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित वर्गीकरण उद्योग समूह को विकास दर को मापता है। कौन कौन से? तो व्यापक क्षेत्र अर्थात खनन, विनिर्माण, बिजली, उपयोग आधारित क्षेत्र अर्थात मूल सामान, पूंजीगत वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के इन पैमानों के आधार पर आईआईपी को निकाला जाता है। आईआईपी के आधार वर्ष कौन सा है? तो किस आधार पर हम ये तय करते हैं कि ये इस बार बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आधार वर्ष है इसका 2011 और 2012। 2011-12 की तुलना में अगर ग्रोथ होता है तो हम बोलते हैं ग्रोथ हो रहा है। 2011-12 की तुलना में अगर डाउन जाता है हम बोलते हैं डाउन जा रहा है। वैसे इतना आसान भी नहीं होता। हम पहले क्या करते हैं बताता हूँ मैं। जैसे 2023 का निकालना है हमें, मान लीजिए 2023 का आईआईपी निकालना है, तो 2011-12 की तुलना में हम 2022 का निकालेंगे, 2012-11 की तुलना में हम 2023 का निकालेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि 2022 की तुलना में 2023 में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है या कितना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है, इसी तरीके से निकाला जाता है। आधार वर्ष का मतलब ही यही होता है कि आधार वर्ष से पिछले वर्ष का कंपेयर करेंगे, आधार वर्ष से इस वर्ष का कंपेयर करेंगे और उसके बाद जो हम देखिएगा हमें प्रोन्नति या अवनति, उसको हम बोलेंगे ग्रोथ हुआ है या गिर गया है। ओके, आईआईपी का महत्व क्या है? इसका उपयोग नीति निर्माताओं के उद्देश्य के लिए वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक सहित सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है। त्रैमासिक अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों की गणना के लिए आईआईपी अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है। देखिए, जीडीपी की गणना के लिए इसका उपयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। 8 प्रमुख क्षेत्रों को देखिए, अब देश में इंडस्ट्री में 8 कोर क्षेत्र बनाए गए हैं। कोर क्षेत्र का क्या तात्पर्य होता है? ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बिना पूरे देश का उद्योग धंधा चल ही नहीं सकता।
इसको कोर क्षेत्र बनाया हुआ। अब इसी कोर क्षेत्र को भारत सरकार नापती है। जैसे मान लीजिए देश में स्टील का बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है, तो उसका तात्पर्य क्या होगा कि देश में बहुत सारे आर्थिक क्रियाविधि हो रही है। स्टील का मांग का मतलब होता है कि घर निर्माण हो रहा है, सड़क बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं या गाड़ियाँ बन रही हैं। स्टील के मांग का मतलब तो यही होगा, डिमांड का। तो ये सब किससे मापा जाता है? तो कोर उद्योग से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 प्रमुख उद्योग का भारांश जो होता है 40.27% है। अब इसको ध्यानपूर्वक इसी क्रम में याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किसका भारांश होता है? तो रिफाइनरी उत्पाद। हम भारत दुनिया भर में कच्चे तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कच्चे तेल को उपयोगी तेल बनाकर बेचते भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं हम। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हम रिफाइनरी उत्पादों के। तो रिफाइनरी उत्पाद टॉप पर है, उसके बाद बिजली है, फिर उससे स्टील है, फिर कोयला है, फिर कच्चा तेल है, फिर प्राकृतिक गैस है, फिर सीमेंट है, फिर उर्वरक है। यूपीएससी ने और यूपीपीएस ने दोनों ने पूछा हुआ है कि बताइए कि निम्न से कौन कौन से 8 कोर इंडस्ट्री में शामिल हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा इन 8 के नाम। और कई बार ये भी पूछ लेता है, यूपी ने पूछा तो 2019 में आई थिंक, कि ये बताइए कि इसमें से सबसे ज़्यादा भारांश किसका है और सबसे कम भारांश किसका है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा भारांश किसका है, सबसे कम भारांश किसका है। और ये बढ़ते घटते रहता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसी प्रकार से रहता है। सबसे ज़्यादा रिफाइनरी उत्पाद, फिर बिजली, फिर स्टील, फिर कोयला, फिर तेल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट, फिर उर्वरक। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या। अगला जो टॉपिक है बिहार ट्रेन एक्सीडेंट से संबंधित है। देखिए कल मैंने ट्रेन एक्सीडेंट से संबंधित एक टॉपिक आप लोगों को बताया था। कौन सा टॉपिक था वो? तो वो टॉपिक था कि भाई ये कहाँ पर जा रही थी ट्रेन? तो ये कामाख्या जा रही थी। तो मैंने कामाख्या के बारे में डिटेल में पढ़ाया था आपको कि कामाख्या कामरूप क्या है। देखिए एक्सीडेंट से सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि एक्सीडेंट का कारण क्या था, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए ट्रेन जो है ट्रेन सेफ्टी को लेकर भारत में कौन कौन से चुनौतियाँ सामने आती है। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि ट्रैक पर क्रैक था, क्रैक्स जो हैं वो ट्रैक पर थे, और यही मुख्य रूप से कारण किसका बना है? तो यही कारण बना है आपका एक्सीडेंट का। ट्रेन के एक्सीडेंट का मुख्य कारण यही बना है कि ट्रैक जो था उस पर क्रैक आया हुआ था, और इसके चक्कर में काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई। 12506 था ये, कौन सा था? नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस था, जो असम से चलकर नई दिल्ली तक जाती है। इसी का दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ट्रेन सेफ्टी को लेकर भारत में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं वो एक बार ध्यान से देख लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। ओके, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रेन सेफ्टी के लिए क्या पैमाने हैं भारत में, क्या क्या चुनौतियां आती हैं और किस प्रकार से भारत सरकार उससे डील कर रही है। ये तीनों पैमानों पर आधार पर आपको लिखना पड़ेगा आंसर, क्योंकि देखिए पिछले महीने उड़ीसा में भी हुआ था जून जुलाई में, और इस महीने में कहाँ पर हुआ है? अक्टूबर में, तो बिहार के बक्सर में हुआ है। ट्रेन जिसमें भारत के सबसे ज़्यादा यात्री उपभोग करते हैं, वही अगर सेफ़ नहीं होगा तो यात्रियों का विश्वास टूटेगा ट्रेन से, जो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए ध्यानपूर्वक इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ट्रेन एक्सीडेंट के बीच में जो प्राथमिक कारण होते हैं, पहले कारण देख लेते हैं, उसके बाद उसका उपाय पर भी बात करेंगे। अब संरचना का दोष होता है। अब संरचना का दोष तात्पर्य क्या होता है कि जैसे पटरियाँ, पुल, ओवरहेड तार, रोलिंग स्टॉक, कोच डब्बे इत्यादि, इन सब के रख रखाव पुराना होने के कारण क्या होता है? हमारे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं। पटरियाँ बहुत पुरानी हैं, 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में अधिकांश भाग का निर्माण हुआ था, उसको अपग्रेड भी नहीं किया गया। अंग्रेज़ों के ज़माने की पटरियाँ आज भी हमारे देश में बिछी हुई हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने का संसद भवन हमने हटा दिया, अंग्रेज़ों के ज़माने के इंडिया गेट को हमने बदल दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने के पटरी को नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि वो जनता के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? तो ज़्यादा बताइए मुझे, क्योंकि उससे किसी का जान माल के नुकसान हो जाता है भाई, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था अपने लिए। रेलवे तंत्र धन की कमी, भ्रष्टाचार और अक्षमता से भी ग्रस्त है। इन सभी चीज़ों पर काम करना चाहिए भारत सरकार को, और ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो भारत सरकार की केवल और किसी की भी नहीं बनती है। राज्य सरकारें रेल से संबंधित नहीं होती हैं। राज्य सरकार का पुलिस बल भले ही आरपीएफ में काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये काम किसका होता है? तो मुख्य रूप से ये काम होता है आपका केंद्र सरकार का। इसके अलावा कई रूट 100% अधिक क्षमता पर संचालित हैं, यानी कि उस रूट की क्षमता जितनी है उससे ज़्यादा ट्रेनें उस पर चल रही हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा यात्री है कि ये ट्रेन जो है हमारे, ये नहीं बोझ उठा पा रहे हैं। उनका पटरियाँ भी पुरानी हो चुकी है, जिसमें भीड़ भाड़ और ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाओं का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओवरलोडिंग, अगर आपने स्लीपर से यात्रा किया होगा दिवाली के समय में, तो आपको पता होगा कि ओवरलोडिंग क्या होता है। मानवीय त्रुटियाँ भी हैं। रेलवे कर्मचारी जो ट्रेन और पटरियों के कार्यान्वयन रख रखाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, थकान, लापरवाही, भ्रष्टाचार, सुरक्षा नियमों की प्रक्रियाओं का अवहेलना करने का मानवीय त्रुटियाँ के से भी एक्सीडेंट होते। जैसे बालासोर का जो एक्सीडेंट हुआ था, उड़ीसा के बालासोर, आपको पता होना चाहिए कि
कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है और 3 से 4 लोगों पर उसने मुकदमा किया है और उनको दोषी पाया है कि मानवीय त्रुटि के कारण बालासोर जैसी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें 2-2 ट्रेन के यात्री जो हैं वो मृत्यु हो गए, उनके बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये मानवीय त्रुटि से हुआ था। सिग्नल मैन की और 2-3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, ये उनकी कमी के उनके अक्षमता के कारण से हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। अगला देखिए, सिग्नलिंग संबंधी विफलताएं भी हैं ट्रेन में जिसके कारण से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, ये पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। और मानव रहित जो आपका क्रॉसिंग होता है उसके कारण भी होते हैं, जहाँ यातायात को नियंत्रित करने किसी बैरियर सिग्नल के बिना रेलवे ट्रैक गुजरते हैं। कई सारे एक्सीडेंट आपको देखने को मिले होंगे जहाँ पर, अब तो इसको खैर कम कर दिया गया है, भारत सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा कम किया है। और ये भी बताया गया था कि 2018-19 में कि भारत में सभी ट्रेन दुर्घटनाओं के लिए 16% के लिए यही अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग जो होते हैं यही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी आके पटरी पर घुस जाती है, ट्रेन आती रहती है, ट्रेन में ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए आप ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें डिस्क ब्रेक है, जहाँ लगाएंगे वही रुक जाएगा। ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर भी कई बार डीरेल हो जाती है वो, है ना। तो इसके कारण से भी दुर्घटनाएं होती हैं। भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो अब यहीं से सवाल पूछा जाएगा कि देखिए कदम कौन कौन से उठाए हैं, बीच में लिखेंगे भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, और उसके बाद आप पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे करके आप पॉइंट से लिख सकते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय रेल संरक्षा कोष एक बनाया गया, यह महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कोष है। इसकी स्थापना 1917-18 में 5 वर्षों की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के साथ ट्रैक नवीनीकरण, यानी कि जहां पर पुराने रेलवे पटरियां हो गई उनको नवीनीकृत किया जाएगा। सिग्नल परियोजना, पुल पुनर्वास, महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए की गई थी। किसकी स्थापना, तो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की स्थापना की गई थी। ओके, एक तो ये उपाय किया भारत सरकार ने। दूसरा कौन सा किया है, तो तकनीकी उन्नयन का भी काम कर रही है भारत सरकार। इसे मॉडिफाइड सेंटर बफर क्लपर्स बोगी, ये बोगी का एक तरीका होता है, मतलब प्रकार होता है। अब इसमें इसका साधारण भाषा में कुछ नहीं हो सकता, ये बोगी का नाम ही होता है, ये टेक्नोलॉजिकल नाम है, इसलिए ये यही लिखना पड़ेगा आपको अगर ध्यान में रहेगा तो। ओके, एयर ब्रेक, माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, बेहतर सस्पेंशन डिजाइन, कोचों में ऑटोमेटिक फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम का प्रावधान शामिल है। जैसे अगर आपने एसी कोच में अब सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर फायर अलार्म वगैरह लगे रहते हैं एसी कोचेज वगैरह में। इसमें कवच को इंस्टॉल करना भी शामिल है। कवच सिस्टम भारत सरकार का अपना बनाया हुआ है ट्रेन सेफ्टी के लिए, जो स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा है। ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कवच। LHB डिजाइन कोच हैं। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए हल्के व सुरक्षित कोच बनाया गया है। ये जर्मन तकनीक है। कहाँ का है, तो जर्मन प्रौद्योगिकी है। ओके, GPS आधारित फॉग पास डिवाइस, जैसे आपने देखा होगा कि ठंड के समय में धुंध के कारण ट्रेनें जो हैं वो देर हो जाती हैं उनमें, तो अब इसको हटाने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए, एक्सीडेंट ना हो उनका धुंध के कारण से टकराए ना, कौन सा सिस्टम बनाया गया, तो GPS बेस्ड फॉग्ड पास सिस्टम एक बनाया गया है। आधुनिक पटरी संरचना को भी डेवलप कर रही है भारत सरकार, जिससे पटरियों को सुरक्षित बनाया जा सके। अल्ट्रासोनिक दोष जांच के लिए भी बनाया गया है कि अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन बनाया गया है, जिससे क्या हो, पटरियां अगर दोषपूर्ण हैं या टेढ़ी मेढ़ी हैं तो उसका जांच के लिए बेहतरीन सिस्टम होता ही है। पटरी रखरखाव का यांत्रिकरण, मैकेनाइजेशन भी किया गया है कि मनुष्य पर निर्भरता कम करके मशीनों को क्यों न इसमें शामिल किया जाए पटरियों के रखरखाव के लिए, जिससे क्या होगा कि उनका समुचित रूप से रखरखाव हो सकेगा। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये बेहतरीन है आपके लिए। एक तो है आपका सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये पीटी में पूछा जाता है। सरस्वती सम्मान दिया गया है, किनको दिया गया है, तो शिव शंकरी को दिया गया है सरस्वती सम्मान। ये तमिल ऑथर हैं, तमिल लेखिका हैं, इनको दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है ये, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि किनको मिला है, तो सूर्यवंशम नामक पुस्तक इन्होंने लिखा 2 वॉल्यूम में लिखा है। इस बुक का भी नाम ध्यान रखिएगा जिसके लिए इनको दिया गया है। ओके, और बस यही ध्यान में रखना था इस सवाल के बारे में। तो आपको दूसरा एक और मैं बताता हूँ, NSG के जो चीफ हैं हमारे, उन्होंने बोला है कि जो इजराइल पर भी हमास ने अटैक किया है, इससे भारत सरकार को सीखना चाहिए कि हम पर अगर इस तरह का आतंकवादी हमला होता है तो हम उसको किस प्रकार से निपटेंगे।
उन्होंने बोला है कि हमें 2 सबक लेना चाहिए। देयर आर 2 लेसन टू बी लर्नड हेयर। वी नीड टू हैव ए फ्रेमवर्क ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट रिस्पॉन्स एट द नेशनल लेवल ऑन एक्सट्रीम टेररिस्ट सिनेरियो। देखिए, इन्होंने बोला है कि हमारे देश में एक नेशनल लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टीम होना चाहिए जो देश स्तर पर होना चाहिए। ओके, और एक्सट्रीम टेररिस्ट सिनेरियो कोई ऐसा हो जाता है जिस तरह से इजराइल पर चारों तरफ से हमला किया गया टेररिस्ट के द्वारा, पैराग्लाइडर्स का उपयोग करके, बंदूक का उपयोग करके, रॉकेट का उपयोग करके, जहाज़ लेकर आए पानी से छोटे मोटे और घुस गए इजराइल में, बंदूक से चारों तरफ लाश ही लाश बिछा कर रख दी उन्होंने। तो ये एक्सट्रीम टेररिज्म का उदाहरण होता है। तो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी से अपने लिए काम करना पड़ेगा कि हमें भी इस तरह का कभी भविष्य, मान लीजिए इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो हम उससे निपट पाने में आसान मतलब योग्य रहें। और ये किसने बोला है? किसी ऐसे वैसे इंसान ने नहीं बोला है। किसने बोला है? तो हमारे NSG के जो चीफ हैं उन्होंने बोला है इस चीज़ को। इसलिए थोड़ा सा इस बात में वजन है कि जिनका काम है रक्षा करना, अगर वो इस चीज़ से सीख की बात कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया है और ये आप ध्यान रखिएगा। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा है आपको ज़रूर बताइएगा। डिटेल मैंने समझाने की कोशिश की है सब कुछ। पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जहाँ भी संभव हो सके, और जैसा भी फीडबैक होता है फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।